मुकदमा करवाने का ये पुराना तरीका वारदात है। टकेगी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। 50 मिनट में इनके केस का पोस्टमार्टम हो गया। अगर मैं कभी पॉलिटिक्स में आने का इरादा करूंगा भी अपनी जिंदगी में, ऐसे मिली हुई किसी सीट के ऊपर नहीं आऊंगा। आपको लगता है शेर अफजल मरवत जो है वो एक नॉर्मल आदमी, वो एक दीवाना आदमी? ये इमरान खान साहब की एक सियासी कमजोरी है कि उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी एक मजबूत लीडरशिप को तैयार नहीं किया। हमारा निज़ाम जो है वो करप्ट को बर्दाश्त कर लेता है, नाफरमान को बर्दाश्त नहीं करता। ये दहशतगर्द मुझे पहली दफ़ा नहीं बनाया इन्होंने। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी और मैंने इनके एक पुलिस स्टेशन के अंदर इल्लीगल कस्टडी में लोग पकड़ लिए थे और उसमें ख़वातीन भी थी और यहाँ पुलिस बड़ी ज़्यादती कर रही थी। उस वक्त भी इस हुकूमत ने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाया था और उसके बाद फिर माफ़ी मांग के राणा सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे और फिर इन्होंने माजरत की और ये मुकदमा जब सहाफ़ियों ने एहतजाज किया तो तब उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा करवाने का ये पुराना तरीका वारदात है। ये जो गिरफ्तारी है इसमें कुछ चीज़ें तो बड़ी अजीब हैं। एक तो मैं यहीं पे बैठा हुआ था, यहाँ से उठ के मैं, उस दिन मुझे बुखार था, यहाँ से उठ के मैंने इन्हें कहा कि मैं चलता हूँ, जाके रेस्ट करता हूँ। और नॉर्मली मैं लोगों से नहीं कहता कि अब मैं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लोग बैठे होते हैं बुरा लगता है फिर आपको। तो उस दिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार थोड़ा रेस्ट करने दें, मुझे बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है। मुझे एक दिन पहले से थोड़ा सा 2 दिन से ऑलमोस्ट मैं दवाई खा रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं कोई वायरल इन्फेक्शन आया हुआ था उन दिनों में। तो मैं इधर अंदर जा रहा था तो एकदम मुझे जो लड़का बाहर निकला उसने वापस आकर बताया जी कि बाहर तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और पुलिस है और ये और वो है। मैं उस तरफ गया और सामने से ये पुलिस वाले आ गए। मैंने इनसे कहा जी आपके पास वारंट है? तो उन्होंने कहा जी आपको सब कुछ दिखा देते हैं, आप हमारे साथ चलें। वो कहा जी आपको मेरी ज़रूरत है, मैं आपके साथ चला जाता हूँ, मेरे घर में कोई ना दाखिल हो। ये मैंने उनसे कहा और मैं उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया। मैं जब गाड़ी में बैठ गया तो इन्होंने मेरे ऊपर तौलिया डाल दिया। पहले तो मेरी अपनी जैकेट ही मेरे ऊपर लगा दी, फिर उसके ऊपर मेरे ऊपर तौलिया डाल दिया कि ये देख ना सके। अगर पता किया है ये मेरे घर के अंदर दाखिल हुए, इन्होंने कैमरे तोड़े, इन्होंने सारा सिस्टम जो सिक्योरिटी का है उसको दरम बरम कर दिया। उसके बाद ये वहाँ से उठाकर सामान जो है जो कैमरास का है वो सारा उठाकर ले गए। वो ले जाने के बाद इन्होंने, मेरी एक बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। तो यानी पहले भी ऐसी सिचुएशन रही घर में, फिर दोबारा इन्होंने यही किया। अब वो उसको नॉर्मलाइज़ करने में भी मुझे टाइम लगा। यानी ये मेरे लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल रहता है कि बच्चे क्योंकि घर में छोटे होते हैं तो वो इस किस्म की हरकतें जब ये करते हैं, घटिया और गलीज़ हरकतें, बगैर वारंट के किसी के घर के अंदर घुस जाना और दंदनाते हुए अंदर तक चले जाना। रियासत है, रियासत की हम इज़्ज़त करते हैं और अगर रियासती इदारे का कोई शख्स मेरे दरवाजे पे आएगा तो उसके साथ जंग तो नहीं की जा सकती ना। और हम तो कानून का जो है वो एहतराम करते हैं। तो मैंने तो पहले भी ये कहा है कि एक मोटरसाइकिल वाला भेज दें आप FIR की कॉपी दे के और साथ में वारंट दे के, मैं दूसरा आदमी उसके पीछे बैठ के आ जाऊँगा, ठीक है, अगर वो कानूनी तौर पर मुझे लेने आ रहा है तो ये जिस किस्म की हरकत इन्होंने की, फिर पूरे घर के मोबाइल टेलीफोन्स, मेरे बच्चों के गैजेट्स, इवन जो छोटा बच्चा है उसकी एक वीडियो गेम थी वो Xbox, तो ये समझे कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये कौन सी डिवाइस है, वो भी उठा के ले गए। बच्चों के iPads थे वो भी उठा कर ले गए। मेरा यहाँ सिस्टम था रिकॉर्डिंग का, वो सारा उठा कर ले गए। फिर बाहर जो लड़के सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने इनके साथ बहुत कोऑपरेट किया, जब क्योंकि मैंने ये कहा हुआ उन्हें अगर पुलिस वाला अकेला भी आ जाए या कोई रियासती इदारे का शख्स आए तो उसके साथ आपने मुज़ामत नहीं करनी। कोई गुंडा बदमाश आए तो वो अलग बात है, कोई चोर उचक्का आए तो वो अलग बात है, कोई बदमाशी करने आए तो वो अलग बात है, लेकिन जब रियासत आ जाए या रियासती इदारे का कोई नुमाइंदा आ जाए तो फिर आपने उसके साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना है। तो उन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा जी बैठ जाएं, वो अलग बैठ गए। इन्होंने उनके हथियार भी ले लिए और हथियार भी ले गए और सारी चीज़ें लेकर चले गए और अभी तक वापस नहीं की। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हमने इनको लीगली लिखा, हमने इनको बार बार लिखा, बार बार रब्ता किया। वो कह रहे जी दे रहे हैं, आपको देते हैं। पता नहीं ये जाली हुकूमत पंजाब, उन्हें लगता है कि ये गैजेट्स नहीं देंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये हो रहा है काम। अब आपके साथ बात कर रहा हूँ, नहीं देंगे चीज़ें तो मैं मजबूर होऊंगा, मैं नया अकाउंट बना के नई तरीके से करके दोबारा से काम शुरू कर दूंगा और रुके रहेगा ना। ये बेवकूफ़ हर चीज़ के अंदर ना शॉर्ट सोल्यूशन देखते हैं कि वो छोटा सा कोई हल निकाल के तो हम इसमें से निकल जाएंगे। तो ऐसा होगा नहीं, इनको ज़्यादा मार पड़ेगी इन हरकतों से। मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया। पहले डाल दिया जी कि एंटी करप्शन के अंदर मैंने कोई करप्शन की हुई है। टकेगी इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई एलिगेशन ये साबित नहीं कर सका। वहां पे बगलों में झांक रहा था, कभी यहां झांकता है, कभी यहां झांकता है, कभी यहां झांकता है। मुंह देखने वाले इनके हुए थे जज साहब के सामने, और वहां पे बगैर वकील के 50 मिनट में इनके केस का पोस्टमार्टम हो गया था। मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जज साहब ना इन्होंने वकील आने दिया,
ना इन्होंने मेरे घर वालों को आने दिया, किसी को पता ही नहीं है मैं कहूँ। मैंने कहा मुझे तो ये भी नहीं पता ये लोग कौन है जो मुझे उठा कर ले आए। मैंने कहा मेरा हाथ खोले, मैंने अपना केस खुद लड़ना है। तो ये एक हाथ उन्होंने बंदा रहने दिया जज साहब ने, एक मेरा खोल दिया, मेहरबानी उनकी, एक मुझे कागज़ पेंसिल दिया। तो 50 मिनट में इनका मुकदमा उलट गया था। उस दिन वहाँ पे मेरा वकील होता ना अली, तो मैं घर आ जाता। मुझे तो ज़्यादा कानून का पता ही नहीं है, जितना मैं कर सकता था मैंने इनका मुकदमा फारग किया। जज साहब ने मुझे उठा के, बाद में लोग पहुँच गए, वकला भी आ गए, लेकिन अली वॉज नॉट इन द कंट्री, वो बाहर था, यूएई में था। तो ये फिर मुझे उठाकर इन्होंने, जज साहब ने मुझे फिर जुडिशल कर दिया, मैं जेल चला गया। जेल में इससे पहले नहीं गया हुआ था, थानों में तो मैंने बहुत टाइम गुजारा, इलीगल कस्टडी में भी मैं रहा हूँ, लेकिन जेल में कभी नहीं गया था। तो जेल के अंदर मेरा ये पहला अजीबोगरीबी एक्सपीरियंस था। वहाँ से फिर जिस दिन मेरी बेल होनी थी 6-7 दिन के बाद, तो जनाब एक और मुकदमा बना दिया कि ये कोई दहशतगर्द है। मुझे कोई 14 मार्च को दर्जनों सहाफ़ियों की मौजूदगी में मैं वहाँ पे गया और दिन की रोशनी में गया और वापस आ गया। लड़ाई रात को हुई अंधेरे में, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं था ही नहीं। इन्होंने वो लड़ाई मेरे पे डाल दी और उसमें लिखा ये है कि मैं कोई माहिर हूँ बम बनाने का। मैं कोई पानी वाली बोतल से पानी पीता हूँ और उसमें बम बनाता हूँ और वो बना के मैं मारता हूँ। और साथ में मेरे पास कोई डंडे वंडे भी थे, कहते हैं बरामद किया। बहरहाल वो भी झूठ बोल के, वो नीचे मुंह करके झूठ बोल रहा था सरकारी वकील, आंखों में नहीं देख पा रहा था ना मेरी ना जज साहब की। मैंने उसे पूछा भी, मैंने कहा यार आपने मरना नहीं है, अल्लाह को नहीं जवाब देना जाके, आप ऐसे यहाँ दीदा दिलेरी के साथ झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरे से बरामद कर दिया, मुझे तो आपने थाने से नहीं निकाला इतने दिन में, कहाँ से बरामद कर दिया आपने डंडा या बम। तो वो फिर जज साहब ने भी फिर लुकमा दिया, उन्होंने कहा ये तो यही कहेंगे ना। नहीं, जज साहब को भी आइडिया है, जजों को भी पता है कि कैसे ये साथ झूठ बोलते हैं। बहरहाल फिर मुझे जुडिशल कर दिया, फिर बाद में 3-4 दिन बाद बेल होगी, तो मैं बाहर आ गया। ये है जी सारा मामला। और ये सारा मामला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक जाली हुकूमत, एक फ्रॉड हुकूमत, एक धांधली के जरिए से बनने वाली हुकूमत, एक पर्ची हुकूमत। पर्ची हुकूमत मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये 47 की पर्ची के ऊपर हुकूमत बनी हुई है, इनके नीचे ग्राउंड कोई नहीं है। और 47 की पर्चियाँ आप जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, अब हम देखते हैं रोज़ाना 1-2 इधर से इधर हो जाते हैं, इधर से इधर हो जाते हैं, तो वो ये होता रहेगा। लेकिन ये जाली हुकूमत जो है, इसको एक अच्छा स्टार्ट लेने के लिए इस हुकूमत ने मुझे गायब करवाया था। हर आदमी की अलग अलग सोच होती है ना, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है इस वक्त। हो सकता है वो मेरा फ़ायदा सोचना चाह रहा हो। अब कुछ लोगों को ये लगता था कि ये आदमी जब भी बोलता है इसको पकड़ के अंदर बंद कर देते हैं, कभी ये गायब हो जाता है, कभी इसको मारा जाता है, कभी इसको कुटा जाता है, कभी इसकी हालत ख़राब हो जाती है, कभी इसका कारोबार बंद कर देते हैं, कभी इस पर मुकदमे दर्ज कर देते हैं। कोई मेरे ख्याल में 2.5-3 दर्जन तो मुकदमे हो गए मेरे ऊपर। 7 गिरफ्तारियाँ हो गई मेरी टोटल, 7 पौने 2 साल में मेरी 7 गिरफ्तारियाँ, 2 साल से कम अरसे में। और मुकदमे तो आपके सामने बेशुमार हैं। अभी आज पता चला है अदालत में फिर कोई 9 मुकदमे उन्होंने पेश किए हैं, कुछ पुराने हैं, कोई पता नहीं नए हैं, वो मैंने अभी तक एनालिसिस नहीं किया, उनका भी देखेंगे हम। हाँ जी। कोई और भी नोटिस आए हुए हैं FBR वगैरह के, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। बहरहाल ये जो भी है वो, इसके बाद कुछ लोगों को ये लगता था कि इस आदमी को कोई बेहतर प्लेटफॉर्म और मिलना चाहिए। मेरे लिए तो इस दफ़ा ऐसा अजीबोगरीब हुआ कि सहाफ़ियों ने आवाज़ बहुत उठाई, उन सबका बहुत शुक्रिया। एक तो मैं पहले शुक्रिया अदा कर दूँ जितने सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, बाकी जितने भी शहर हैं वहाँ पे, स्वात में, कोयटा में, पेशावर में, अब मुल्तान में, जहाँ जहाँ सहाफ़ियों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, फैसलाबाद में, मैं उन तमाम का बड़ा मशकूर हूँ। और आम लोगों ने आवाज़ उठाई, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वकला की बार्स ने, हत्ता कि कई जगह के ऊपर जो है वो PMLN के उम्मीदवार वहाँ पे जीते हैं बार्स में, उन्होंने भी मजम्मती करारदादें तक या प्रेस रिलीज तक उन्होंने जारी की, तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारे सोशल मीडिया के जो नौजवान हैं और सोशल मीडिया के जो बड़े नाम हैं, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर जर्नलिज्म करते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तमाम दोस्तों का, तमाम अहबाब का। मैं उन सहाफ़ियों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जो लोग मेरे पीछे अदालत आए और अदालत में कई कई घंटे खड़े रहे और इंतज़ार करते रहे, और उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ इज़हार यकजहती किया या मेरे लिए आवाज़ उठाई। तो तमाम सहाफ़ियों का, वकला का, सिविल सोसाइटी का, पॉलिटिशियंस का, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन पॉलिटिशियंस का भी जिन्होंने कौमी असम्बली के या सेनेट के प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज़ उठाई कि इसको आज़ाद करें आप। मेरे लिए भी आवाज़ उठाई, बाकी सहाफ़ियों के लिए भी आवाज़ उठाई। इस्लामाबाद से एक सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए थे, शुक्र है कि वो अब रहा हो गए, उनके लिए भी आवाज़ उठाई। तो उन सबका मैं दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब कुछ लोगों को ये लगता था, कुछ लोग मेरे करीबी हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, तो उनको लगा कि इसको सेनेट में या कौमी असम्बली में जाके बात करनी चाहिए।
ये यहाँ पे फिर सहाफ़ी के तौर पे बोलेगा, लोग इसकी बात अगर सुनना भी चाहते हैं तो सुन नहीं पाएंगे, ये शायद फिर गिरफ्तार हो जाएगा। तो वो उनकी सोच है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ बस शुक्रिया मैंने उनका अदा कर दिया, वैसे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर देता हूँ उनका शुक्रिया अदा। देखें, ये फैसला तो रब करता है ना कि आपने क्या करना और कहाँ जाना है। मैं आपको यहाँ फैसला सुना दूँ कि मैं सारी ज़िंदगी सियासत नहीं करूँगा, हो सकता है कि मुझे कभी ये फ़ैसला बदलना, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इमदादी सरगर्मियों में काम कर रहा हूँगा, लेकिन मुझे 3 दिन के अंदर अंदर ऐसे हालात हुए फ्लड के बाद कि फिर मैं उसके बाद अगले 4-5 महीने यही काम कर रहा था। तो नहीं पता होता कि रब ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, ना मैं सेनेट के अंदर जा रहा हूँ। मेरे अपने कुछ करीबी दोस्त अहबाब जो है, जो मेरी टीम के लोग हैं बहुत करीबी, वो बड़े अच्छी तरह कन्विंस हो गए थे, मेरे पास पहुँच गए मुझे कन्विंस करने के लिए, और कहीं डिस्कशन में भी वो एंगेज। तो मैंने उनको जब रात को आए मेरे पास, तो मैंने कहा तुम लोग जिन चक्करों में हो वो मैं उस चक्कर में नहीं हूँ। ना तो मैं सेनेट में जा रहा हूँ, और अगर मैं कभी पॉलिटिक्स में आने का इरादा करूँगा भी अपनी ज़िंदगी में, तो मैं ऐसे मिली हुई किसी सीट के ऊपर नहीं आऊँगा। मैं आपको जब इतनी सारी बात कर रहा हूँ तो किसी वजह से ही कर रहा हूँ ना। तो ये मैंने उनसे ये कहा कि मैं ये सेनेट की सीट, ये मुशीर बन जाना, ये हमारे बहुत सारे सहाफ़ी करते रहे। मैंने उनसे कहा कि पॉलिटिक्स में अगर कभी किसी को आना है ना, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को टेस्ट करे और लड़ के आए। अगर कभी ज़िंदगी में मैं आऊँगा तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं लड़ के आऊँ। अगर कभी आया तो लड़ के आऊँगा। ठीक है। फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है, फिलहाल इरादा ही नहीं है। मैं अभी अपना काम करूँगा इंशाल्लाह। मेरा सामान वापस कर दें तो ज़रा जल्दी काम शुरू हो जाएगा, नहीं करेंगे तो भी जल्दी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं कोई ना कोई हल इसका 1 आधे दिन में निकाल लूँगा इंशाल्लाह। 4 सवाल आपसे पूछता हूँ मरवत के बारे में, शेर अफजल मरवत के बारे में मैं 2-4 सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए, मैं अपने आप से भी ये पूछ रहा था कि ये क्या है, शेर अफजल मरवत एक्चुअली क्या है और ये सब क्या चल रहा है। एक तो आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने ओन कर लिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर कौन है, कोई डिस्कस कर रहा है? जरदारी साहब जिसका नाम दे देंगे हो जाएगा, कोई डिस्कशन नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के अंदर कोई बात नहीं करेगा, पीपल्स पार्टी के अंदर से एक बंदा नहीं बोलेगा, कारकुन को होश ही नहीं है। पीएमएलएन का नवाज शरीफ फैसला करेंगे कौन कौन सेनेटर बन रहा है और वो सेनेटर बन जाएगा। पीएमएलएन के अंदर उसका कारकुन कभी इसके ऊपर झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। पीटीआई का एक एक कारकुन एक एक सीट पे नजर रख के बैठा होता है। ये है पॉलिटिकल अप्रोच और अवेयरनेस। सिर्फ एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका कारकुन नजर रखता है कि कैबिनेट में कौन जा रहा है और किसको जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ही सिर्फ राय देता है कि ये सेनेट के लिए हकदार है और ये नहीं है। और किसी पार्टी का आपने सुना है आज तक? नहीं, और नहीं। यानी नून लीग के आपने कारकुनों ने कभी सुना है कि ना इसको क्यों नहीं मिल रहा तो इसको क्यों मिल रहा है? कभी कहा उन्होंने ये बात? नहीं कहेंगे, कहते नहीं है। पॉलिटिकल सोच उनकी कभी ग्रूम होने नहीं दी इन्होंने। पॉलिटिकल अवेयरनेस इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वर्कर्स को आने ही नहीं दी। भुट्टो साहब ने, जुल्फिकार दी भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के जियाले को आवाज दी थी, जुबान दी थी। वो बड़ी मुश्किल से इतने साल लगा के इन्होंने छीनी है। अब पीपल्स पार्टी का जियाला भी नहीं पूछता किसको दे रहे हैं टिकट, किसको नहीं दे रहे। पीटीआई का टिकटों का बात होगा, कारकुन लड़ पड़ेगा, अपनी ओपिनियन देगा। वो पार्टी को ओन करता है, वो पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल सारे निजाम का हिस्सा बनना चाहता है, वो अपना रोल प्ले करता है। ये है पॉलिटिकल अवेयरनेस। टिकट के बाद जब मिनिस्ट्री आएगी तो उसके ऊपर वो कारकुन शोर मचाएंगे। अब सेनेट की निश्चितों के ऊपर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर सारी डिस्कशन चल रही है, पीटीआई। हालांकि उनकी सीटें भी कम है, फिर भी रोला पड़ा हुआ है। वजह, इनका पॉलिटिकल कारकुन बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हो चुका है, वो अपनी मर्जी बोलना चाहता है। ये इमरान खान ने शऊर दिया इनको, इसलिए ये बोलते हैं। इसको हमेशा वेलकम करना चाहिए। अब जहां तक मामला शेर अफजल मरवत का है ना, देखिए डिसीजन फिर भी पॉलिटिकल पार्टी का है। मैं तो बतौर सहाफ़ी जो है वो अच्छा बुरा तो देख सकता हूँ डिसाइड। उनकी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को इसका हक है, और अच्छी बात यह है हेल्दी कि वो इसमें इंटरफेयर कर रहा है। कहीं पे खुश हो रहा है, कहीं नाराज हो रहा है, अच्छी बात है। बाकी कारकुनों की तरह सोया हुआ तो नहीं है ना, या लस्सी पी के तो नहीं सो गया। इनका कारकुन जाग रहा है, एक्टिव है, जब डंडे भी खाता है, हर जगह पे जाके कुर्बानी भी देता है, हर जगह पे जाके एहतजाज में शिरकत भी करता है, सोशल मीडिया पे दिन रात आवाज़ उठाता है, जो बड़ा मौसर प्लेटफॉर्म है। तो फिर उसका हक बनता है कि वो अपनी बात करे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के कारकुन नहीं करते तो उनका हक भी नहीं बनता। ठीक है, वैसे ही सोए हुए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज का बाकियों का जो तकिया है वो कारकुन पे है भी नहीं। वो बेचारे अपने इक्तदार के लिए किसी और चोर दरवाजे की तरफ देखते हैं, वहीं से वो इक्तदार लेते हैं बेचारे।
अब आ जाए शेर अफजल मरवत की शख्सियत पे। आपको लगता है शेर अफजल मरवत जो है वो एक नॉर्मल आदमी है? वो एक दीवाना आदमी है? ऐसे ही। मैं आपको उसकी मिसाल भी दूंगा अभी। शेर अफजल मरवत को मैंने पहली दफ़ा तब देखना शुरू किया जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं वापस आया था। एक दिन मैंने देखा टॉक शो में इसने किसी बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हाँ जी। कौन है? किसी टॉक शो में आपने ये देखा मार कुटाई इस तरह होते हुए? नहीं देखी ना। मुख्तलिफ आदमी है ना। अब वो सही है गलत है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, दीवाना आदमी है। जिस वक्त सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मजबूर थी छुप जाने पर, या जानबूझकर रूपोश थे या मजबूर होकर रूपोश थे, या वो बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस कर रहे थे, उस वक्त एक आदमी हर जगह पे निकल रहा था। मैंने खुद देखा। शेर अफजल मरवत। आप उस पर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, मैंने देखा वो हर शहर में निकला, उसने इतनी सारे लोग निकाले, वो एक पूरी वेव बनाने में कामयाब हो गया और इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया था उस वक्त। देखें, था तो वो इमरान खान की सपोर्ट से, लेकिन वो रिस्क ले रहा था कंटिन्यूसली। वो कराची में गया, जो हालात हुए, पंजाब में आया, पंजाब की क़यादत ने मुझे ऐसा लगा उसको घास ही नहीं डाली। हाँ जी। और यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने दी गई, यहाँ उसको आने नहीं दिया गया, यहाँ से उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन केपी में उसने एक ऐसी वेव चलाई जो वेव बाकी सूबों में ट्रांसफ़र हुई वक्त के साथ साथ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे तगड़े विजुअल हैं पिछले 6 महीने के, वो सारे के सारे शेर अफजल मरवत के साथ जाके मिलते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर तहरीक इंसाफ के कोई तगड़े विजुअल्स हैं तो वो शेर अफजल के हैं, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के वापस आने के बाद के हैं। और तो कुछ नहीं है आपके पल्ले, तहरीक इंसाफ के पल्ले और कुछ नहीं है। अब ये एक आदमी डिफरेंट आदमी है ना। आपको याद है पाकिस्तान टीम में एक शुएब अख्तर होता था, तो शुएब अख्तर अग्रेशन भी थी, गुस्सा भी था, किसी के साथ ज्यादती भी कर जाता था, किसी को बल्ला मार दिया, किसी को गेंद मार दी, किसी को गाली दे दी, किसी को धक्का मार दिया, किसी को आंखें निकाल दी, कोई बंदे की बात पसंद नहीं आई तो एकदम उसके साथ सीधा हो गया। लेकिन इसके बावजूद सारे उसको बर्दाश्त करते थे। क्यों? उसका कोई रिप्लेसेबल नहीं था ना, उसका कोई देखिए वो एक था ना, वो भी दीवाना था, उसके जैसा आपको मिल ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। आप जितना मर्जी ढूंढ के ले आपको शुएब अख्तर मिलेगा ही नहीं। दीवाना भी था और करप्ट भी नहीं था। हाँ, वो मारता था गेंद रख रख के, ऐसा जबरदस्त उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। तो शुएब अख्तर तो एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है। इसी तरह एक पॉलिटिकल एक्सेप्शन जो है वो आप शेर अफजल को कह सकते हैं। लेकिन इस आदमी ने इतनी लड़ाई लड़ी, अब आ गए नॉर्मल हालात। नॉर्मल हालात मीन ये कि इलेक्शन हो गया ना, इलेक्शन होने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या कारकुनों ने सामने दीवार के ऊपर लिख दिया बहुत बड़ा बड़ा करके डिफीट, शिकस्त उन्होंने लिख दी दीवार के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिखी है, लेकिन अवाम ने वोट डाले, शिकस्त को दीवार के ऊपर लिख दिया। अब कोई आज पढ़ ले, आज पढ़ ले, साल बाद पढ़ ले, साल बाद पढ़ ले, 5 साल बाद पढ़ ले, 5 साल बाद पढ़ ले। शिकस्त दीवार के ऊपर लिखी जा चुकी है, पत्थर पे लकीर है। सबने देख लिया कौन जीता कौन हारा है। हुकूमत किसी की भी बने, वो छोड़ दें आप। मामला ये है कि शेर अफजल मरवत ने क्या अपना रोल प्ले किया या नहीं किया उस सारे सिनेरियो में, मैं ये आपसे पूछता हूं। नॉर्मल आदमी नहीं है भाई, वो अपनी तबीयत को कैसे बदल ले। अब जब सारा कुछ हो गया है, लड़ाई खत्म होने के बाद या एक नए फेज में दाखिल होने के बाद, आप ये सोचते हैं कि शेर अफजल मरवत भी उसी तरह रिएक्ट करे चीजों के ऊपर जैसे हमाद अदर करते हैं, तो वो नहीं कर सकता ना। दोनों लोग अलग अलग हैं। हमाद अदर नॉर्मल आदमी है भाई, उसको पता है मैंने गिरफ्तार नहीं होना, वो आपको नजर ही नहीं आया पिछले 10-11 माह के अंदर। हमाद अदर कहाँ है? आपको कहीं नजर, पंजाब का प्रेसिडेंट है ना, 10-11 माह में वो कहीं नजर आया आपको? नहीं। वो एक ट्वीट करता है फलां जगह एहतजाज करो, लोग वहां पहुंचते हैं, पुलिस पहले पहुंची होती है, बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं। ये वो पंजाब चला रहा है बस। हमाद अदर। शेर अफजल मरवत जो है वो खुद जाता है, जाके वहां खड़ा हो जाता है, सबसे पहले कारकुनों को भी ले आता है, डंडे भी खाता है, लड़ाई भी होती है, आंसू गैस होती है, जो भी होता है वो मुकाबला करता है। मामला ये है कि अगर मैदान के अंदर शेर अफजल मरवत जो है वो मुख्तलिफ आदमी था, एबनॉर्मल हालात में उसने अपनी सलाहियतों से एक एबनॉर्मल किस्म की सिचुएशन में उसने सर्वाइव किया, अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए? भाई वो कभी किसी से लड़ेगा, कभी किसी को उल्टी बात करेगा, कभी किसी बात का गलत जवाब दे देगा, कभी किसी बात के ऊपर किसी के गले पड़ जाएगा। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लड़ाई उसने लड़ी है ये नॉर्मल आदमी लड़ ही नहीं सकता। जो काम उसने किया है ये नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता। और अगर आप उसको नॉर्मल आदमी बनाना चाहते हैं तो फिर वो काम उससे नहीं लेना था जो उसने किया है। तो मेरा ये मानना है, देखिए मैं उसको आज तक मेरी ज़िंदगी में उससे मुलाकात नहीं हुई शेर अफजल मरवत से, लेकिन मैं दलेर आदमी की इज़्ज़त करता हूँ। वो दलेर आदमी है, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। वो नॉर्मल आदमी होता ना तो वो ये सारा कुछ ना करता जो उसने किया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है।
तो उससे आप नॉर्मल आदमी जैसे रिएक्शंस की तवक्को भी ना करें।